हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 10th अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज डिफेंस सेक्टर। इंडिया के डिफेंस सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इंडिया हैज द लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट इन द वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अब देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है वो सबसे ज्यादा है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है। ये गलत है, बिकॉज एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट, पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना इज द लार्जेस्ट आर्म्ड फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसके अंदर अराउंड 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स है एंड अराउंड 0.5 मिलियन रिजर्व सोल्जर्स है, राइट? So India is the second largest armed force. India is not the largest armed force. Second statement जो है वो correct है, because as per the latest report of 2018, India is the second largest importer. India पहले सबसे बड़ा importer हुआ करता था, but as of now Saudi Arabia has taken over the position and अभी Saudi Arabia जो है वो largest importer है and India is the second largest importer, right? So हमारा आंसर होगा बी, second only. अब देखिए रिसेंटली आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है और कल के न्यूज़पेपर में भी था कि डिफेंस मिनिस्टर जो है दे पुट एम्फेसाइज ऑन इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर। तो उन्होंने इंपोर्ट कम करने की बात की है और इस वजह से एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक नई ड्राफ्ट डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बनाई है, राइट? तो ये पॉलिसी की वजह से ये जो डिफेंस सेक्टर का इंडिजिनाइजेशन है वो न्यूज़ में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग पेनिनसुलर रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये जो रिवर्स है उनको नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में अरेंज करना है। फर्स्ट इज गोदावरी, सेकेंड इज तुंगभद्रा, थर्ड इज कृष्णा एंड फोर्थ इज कावेरी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोदावरी रिवर जो है वो सबसे ऊपर है इन चारों में से, देन यहाँ पे है कृष्णा रिवर, देन यहाँ पे है तुंगभद्रा रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, एंड यहाँ पे लास्ट में है कावेरी रिवर, राइट? सो जनरली जब आप पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो इजी लगेगा, बिकॉज इट इज अ जनरल ऑर्डर जो सभी को पता होता है, राइट? सो सभी जगह पे फ्लड की सिचुएशन चल रही है एंड स्पेशली इन दी पेनिनसुलर रिवर्स। तो ये रिसेंटली आज कल के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल था फॉर दी तुंगभद्रा रिवर्स, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक प्रोविजन फॉर मैनर ऑफ इलेक्शन फॉर द हेड ऑफ म्यूनिसिपालिटी। सेकेंड, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैव सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स। तो चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन से होंगे। द आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट जो है वो करेक्ट है कि म्यूनिसिपालिटी की इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि एवरी 5 ईयर्स कंडक्ट होंगे, लेकिन जब इलेक्शन हो जाएंगे तो वहां पे जो काउंसिल है उनके हेड को इलेक्ट करने के लिए जो प्रोविजन चाहिए वो कौन बनाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट्स बनाएंगे, राइट? तो उनके हेड को किस तरीके से इलेक्ट करेंगे, द मैनर विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर नोन फॉर द लार्ज कॉर्पोरेशन बॉडी और से लार्ज अर्बन लोकल बॉडीज, राइट? जहां पे पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती है उस एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बनाए जाते हैं। तो उसके अंदर टोटल 3 सेपरेट अथॉरिटीज होते हैं। फर्स्ट इज द काउंसिल। काउंसिल के अंदर काउंसिल इज नोन एज द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटी इज फॉर्म्ड टू फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द काउंसिल। काउंसिल का काम ठीक तरीके से चल रहा है ये देखने के लिए स्टैंडिंग कमिटी बनाई गई है। एंड थर्ड जो है दैट इज म्यूनिसिपल कमिश्नर। म्यूनिसिपल कमिश्नर इज द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट? तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव दोनों सेपरेट विंग्स है, हेंस द आंसर विल बी सी, बोथ 1 एंड 2।
अब आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि जो आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट है उन्होंने दिल्ली के अंदर जो सिविक बॉडीज है उनके इलेक्शंस को प्लान किया है। Question number 4. Which of the following comes under the domain of public authority under Right to Information Act? First, Chief Justice of India. Second, Central Bureau of Investigation. Third, Finance Commission. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 and 3। अब देखिए रिसेंटली इन नवंबर 2019 ये टॉपिक जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा था दैट वेदर द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई एक्ट। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया था कि ऑफिस ऑफ सीजेआई कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट। तो इस वजह से ये ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस जो है वो काफ़ी न्यूज़ में था। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज इन 2011 सीबीआई वॉज डिक्लेयर्ड एज एन एक्सेप्शन अंडर द आरटीआई एक्ट, राइट। तो सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में नहीं आता। सेकेंड इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन ये है कि एनी बॉडी दैट इज कंस्टिट्यूटेड एंड फॉर्म्ड बाय number 1 constitution, number 2 by an act of parliament or state legislature, and third by the notification of any government body, right। तो ये तीनों को अगर आप देखें तो फाइनेंस कमीशन जो है इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ये भी पब्लिक अथॉरिटी के डोमेन में आता है। सो हमारा आंसर होगा सी 1 and 3। अब आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, सॉरी कल के न्यूज़पेपर में, कि आरटीआई एक्टिविस्ट सिक्स रिकवरी ऑफ फाइन फ्रॉम हरियाणा ऑफिशियल्स। तो वहाँ के जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उन्होंने आरटीआई एक्ट को वायोलेट करने के आरोप में कुछ ऑफिशियल्स के ऊपर ये पिटीशन फाइल की थी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट, द नंबर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। Second, State Information Commissioner is appointed by Chief Minister of the state. Third, State Information Commissioner holds office during the pleasure of Chief Minister. तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगे। द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो एज पर द प्रोविजंस देर इज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो यहां पे मैक्सिमम नंबर दिए गए हैं। अब इसके मुताबिक सभी स्टेट को ये अथॉरिटी है कि अपने स्टेट में इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नंबर्स जो है वो अलग अलग रख सकते हैं। सो द नंबर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। अब गवर्नर अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे? by the panel on the recommendations of the panel consist of chief minister, leader of opposition and one cabinet minister nominated by chief minister, right। तो ये तीन लोगों की जो पैनल है उनकी recommendations के बेसिस पे अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। और यहाँ पे ये कहा गया है कि अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हेंस द सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो भी इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे ये कहा गया है कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनको चीफ मिनिस्टर जब चाहे निकाल सकते हैं, राइट। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये गलत इसलिए है बिकॉज देर आर सर्टेन ग्राउंड्स जिसके बेसिस पे आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को निकाल सकते हैं, लेकिन उनको रिमूव करने की अथॉरिटी भी गवर्नर के पास है, राइट। सो दे कैन बी रिमूव्ड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ऑल्सो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन ये जो ग्राउंड है अगर उस बेसिस पे आपको किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को निकालना है देन द गवर्नर शुड कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट, और उनके रिकमेंडेशंस और उनकी एडवाइस के बेसिस पे वो किसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को निकाल सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो हमारा आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड, बिकॉज हमें इनकरेक्ट पूछा गया था। अगेन जो सेम आर्टिकल है तो वहां पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो भी न्यूज में है और इस वजह से यहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, a lok adalat is one of the substitute dispute redressal mechanism. Which of the following parts of the constitution support formation of lok adalat? मतलब कि इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट ऐसे है कि जो लोक अदालत को सपोर्ट करते हैं, उनको बनाने के लिए सपोर्ट करते हैं? फर्स्ट, प्रीएम्बल. सेकंड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. थर्ड, फंडामेंटल राइट्स. तो चलिए देखते हैं कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है जो लोक अदालत को सपोर्ट करते हैं. आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3. अब देखिए प्रीएम्बल किस तरीके से आंसर में आएगा, बिकॉज देर इज अ मेंशन ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, राइट. तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है, बिकॉज एज पर आर्टिकल 39A टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया गया है, तो ये सेकंड जो है वो भी करेक्ट होगा. थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, एज पर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो तीनों फैक्टर जो है वो लोक अदालत को फॉर्म करने में सपोर्ट करते हैं. हेंस द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3. अब रिसेंटली ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उन्होंने ऑनलाइन लोक अदालत ऑर्गेनाइज की थी, राइट. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली? दिल्ली एयर पॉल्यूशन के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? फर्स्ट, लोकल पॉल्यूशन. सेकंड, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन पंजाब एंड हरियाणा. थर्ड, वेदर कंडीशंस. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3. अब लोकल पॉल्यूशन जो है दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. दिल्ली के अंदर जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से कुछ एमिशंस के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो पाते एंड दैट लीड्स टू राइजिंग एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली. तो ये फर्स्ट फैक्टर करेक्ट होगा. सेकंड जो है वो भी करेक्ट है. अब यहाँ पे बात हो रही है स्टबल बर्निंग की. सो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 45% स्टबल बर्निंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिल्ली एयर पॉल्यूशन, राइट. तो पंजाब हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस है, उसकी वजह से दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन होता है. क्यों होता है? तो उसके लिए थर्ड फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन के अंदर जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे कैरी ऑन दीज स्मोक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टबल बर्निंग टू दिल्ली. अब यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा का रीजन है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में विंड्स जो है उसकी डायरेक्शन रहती है नॉर्थ वेस्टर्ली, जिसे कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, एंड दे कैरी दीज स्मोक टू दी दिल्ली एनसीआर रीजन. तो इस वजह से दिल्ली के अंदर ये एयर पॉल्यूशन जो है वो और भी इंटेंसिफाई होता है. सो ऑल दी थ्री फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, हेंस द आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3. आज कल के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि एज सिटी अनलॉक्स सो डज पॉल्यूशन. दिल्ली के अंदर जो उनके चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली ने धीरे धीरे कोविड-19 को कंट्रोल कर लिया है एंड द सिचुएशन इज गेटिंग नॉर्मल. तो जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी, सिटी को अनलॉक किया जाएगा, और जैसे ही अनलॉक होगा तो साथ में एयर पॉल्यूशन जो है वो भी इंक्रीज होगा. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it will effectively improve the punctuality of passenger trains. Second, western dedicated freight corridor is funded by World Bank. तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे. The answer is A, 1 only. अब देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो इंडिया के अंदर अभी दो अंडर कंस्ट्रक्शन है. फर्स्ट इज वेस्टर्न कॉरिडोर, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवाड़ी से लेके मुंबई में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है उस पोर्ट तक बनाया जा रहा है. सेकेंड जो है दैट इज ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दैट इज फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा इन कलकत्ता. तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है दैट इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक. तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बताया गया है. फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. अब देखिए फ्रेट कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ जो फ्रेट ट्रेन्स है वही चलेगी.
तो जो जनरल रूट्स है जहां पे पैसेंजर ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन्स दोनों साथ में चलते हैं, वो रूट के ऊपर कंजेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो पैसेंजर ट्रेन है जहां पे पंक्चुअलिटी की प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेट कॉरिडोर्स को हम पैसेंजर ट्रेन से अलग रख के पैसेंजर ट्रेन को और भी पंक्चुअल बना सकते हैं। सो फर्स्ट जो है वो उसका बेनिफिट है, हेंस द आंसर विल बी ए, वन ओनली। सो ये गुरुग्राम के अंदर जो रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी मिलेनियम सिटी को डिस्क्राइब किया था हमारे प्रीवियस वीडियोस में, कि किस तरीके से वहाँ की जो लैंडफिल्स है उनको क्लियर आउट किया जा रहा है टू मेक दिस रेल कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम। तो ये जो नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, it was launched in 2014 by Geological Survey of India. Second, it aims to prepare a nationwide repository on GIS based landslide inventory. तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सो द आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसके अंदर पूरे इंडिया के अंदर जो लैंडस्लाइड्स प्रोन एरियाज है उनको मैप किया जाएगा और लैंडस्लाइड्स का एक अलग से मैप जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा बाय यूजिंग दिस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। अब इसको 2014 में लॉन्च किया गया था और किसने लॉन्च किया था? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है, आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। सो इंडिया के अंदर अभी जो फ्लड की सिचुएशन चल रही है काफ़ी जगहों पे, तो इस वजह से लैंडस्लाइड्स जो है वो काफ़ी फ्रिक्वेंट बने हैं एंड हाउ वी शुड बैलेंस दी प्रायोरिटीज, हमारे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को किस तरीके से स्ट्रिक्टर बनाना चाहिए, ये आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रिसेंटली लॉन्च्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेकंड, इट इज अ डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग असेट्स। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। द आंसर विल बी बी, सेकेंड ओनली। अब यहां पे ये कहा गया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये गलत है, बिकॉज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है that the central sector schemes are fully funded by central government and the centrally sponsored schemes are borne by both central and state government in various ratios such as 60-40, 75-25 and 90:10, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सेकंड जो है वो करेक्ट है, इट इज अ डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, जहां पे जो फार्मर्स है उनको उनके डेट को फाइनेंस किया जाएगा। तो जो पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए ये पर्टिकुलर फंड जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे दो तरीके से ये इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस किया जाएगा। फर्स्ट इज इंटरेस्ट सबवेंशन एंड सेकेंड इज क्रेडिट फाइनेंस, राइट। तो कुछ केसेस में क्रेडिट दी जाएगी और कुछ केसेस में इंटरेस्ट को सबवेंट किया जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वही सिर्फ करेक्ट है। सो रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो लॉन्च किया था। इट इज वर्थ ₹17,000 करोड़ एंड हेंस फार्मर्स अंडर पीएम किसान विल बी बेनिफिटेड। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।